हेलो दोस्तों, आज हम लोग जर्मी बेंथम के बारे में पढ़ेंगे। तो जर्मी बेंथम बेसिकली इसकी तुलना गांधी जी से की जा सकती है। क्यों? क्योंकि जर्मी बेंथम भी बहुत ही सीधा और सादा जीवन बिताने पर फोकस करता था, यानी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग पर विश्वास करता था। इसका टाइम पीरियड था 1748 से 1832 के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि जो जर्मी बेंथम है, इसने न केवल अमेरिकी क्रांति देखी जो कि 1776 के लगभग हुई थी, और फ्रांसीसी क्रांति का भी ये गवाह रहा। 1789 में जो हुई थी। तो इसने अमेरिकी क्रांति देखी, फ्रांसीसी क्रांति देखी। और जब विलियम बेंटिंक, जो कि गवर्नर जनरल था भारत का, उसने सती प्रथा को समाप्त किया था। कब? 1829 में। जब वो भारत आया तो बेंथम को एक पत्र लिखता है और कहता है कि भारत आपकी आत्मा आई है और मेरा शरीर आया है। इतना ज़्यादा भी प्रभावित था विलियम बेंटिंक प्रभावित था जर्मी बेंथम से। आगे चल के हमने देखा भी है कि विलियम बेंटिंक ने बहुत सारे सुधार किए, सती प्रथा को, ठगी को दूर किया। तो ये इन्हीं सब चीज़ों से प्रभावित था, जो कानूनों का सुधार जो बेंथम करता है, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था विलियम बेंटिंक। तो इसी सेंस में वो कहता है कि भारत आपकी आत्मा आई है और मेरा शरीर आया। उसके माता पिता बेसिकली चाहते थे, बेंथम के माता पिता चाहते थे कि ये लॉर्ड चांसलर बने। लेकिन बाद में जब वकालत की ये शुरुआत करता है, वकालत की पढ़ाई करता है, तो इसे लगा कि यार ये जो रूढ़िवादी जो कितने कलिष्ठ और रूढ़िवादी जो लॉज हैं ब्रिटेन के, इनको पढ़ने से अच्छा है कि मैं एक उसको संशोधन करूं या उस पर टीका लिखूं। तो उसने आगे चल के एक पुस्तक लिखी थी, फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। तो इस पुस्तक में एक ब्लैक स्टोन करके एक उस समय का विधिशास्त्री था, महान विधिशास्त्री था, जिसकी एक कमेंट्री आती थी, कमेंट्री ऑन ब्रिटिश लॉ, है ना। जैसे हम लोग भारत का संविधान पढ़ते हैं तो उसमें डी बसु की कमेंट्री देखते हैं। इसी प्रकार ये कमेंट्री थी, ब्लैक स्टोन की कमेंट्री थी ब्रिटिश के लॉज पर। तो इसकी ये आलोचना करता है विरोध में, और यहीं से इसको बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त होती है। और फिर आगे चल के इसने नहीं देखा। फ्रांस का जो शासक था, वहाँ पर फ्रांस की इसे मानद उपाधि प्राप्त होती है, और ब्रिटेन से बाहर इसका ज़्यादा सम्मान हुआ करता था। ये बात भी है। तो घर की मुर्गी दाल बराबर थी। फिर जो इसकी जो शिक्षा दीक्षा के बाद इसकी जो प्रभाव कौन कौन से थिंकर्स का रहा है या किन का रहा है, तो सबसे पहले एक प्रिस्टले करके एक विचारक रहा है। ये भी उपयोगितावादी था प्रिस्टले। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जर्मी बेंथम पर पड़ता है। प्रिस्टले से बेसिकली इसने सुख और दुख का जो कॉन्सेप्ट है, ये यहीं से लेता है। उसके साथ ही साथ अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख वाली जो संकल्पना है, ये भी प्रिस्टले से ही जर्मी बेंथम लेता है। दूसरा जो प्रभाव बेंथम पर था वो हेल्वेंटियास का था। तो हेल्वेंटियास बेसिकली ये मानते थे कि संसार का कल्याण केवल कानून ही कर सकते हैं, तो कानूनों के माध्यम से ही संसार का कल्याण हो सकता है। और इससे इसने कानूनों की जो श्रेष्ठता है उसको सीखा था। तो ये है। चलिए इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसकी जीवनी के बारे में। तो 1748 से 1882 के बीच इसका टाइम पीरियड रहा। जर्मी बेंथम का जन्म 15 फरवरी 1748 को लंदन के एक प्रतिष्ठित वकील परिवार में हुआ था। परिवार में अच्छे शैक्षणिक वातावरण के कारण बेंथम की शिक्षा का विशेष ध्यान दिया गया, और उसे भविष्य में वकालत के पेशे में लाने की योजना परिवार वालों के मन में थी। बेंथम आरंभ से ही कुशाग्र बुद्धि का बालक था। उसने अल्प आयु में ही लैटिन, फ्रेंच और यूनानी भाषा सीख ली थी। बेंथम ने 15 वर्षों की आयु में ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के क्वींस महाविद्यालय में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी। तदुपरांत उसने कानून की पढ़ाई आरंभ की। विश्वविद्यालय में अध्ययन के समय ही बेंथम ने पुस्तकों की दुकान पर प्रिस्टले की पुस्तक द एसे ऑन गवर्नमेंट में हचिंसन के ये शब्द पढ़े कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। बेंथम ने बाद में लिखा कि इस पुस्तक तथा इस वाक्य से ही मेरे सामान्य और व्यक्तिगत नैतिकता संबंधी जो सिद्धांत हैं वो निर्मित हुए हैं। हमने पहले भी देखा है कि ये प्रिस्टले की तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख से बहुत ज्यादा प्रभावित था, पहला। और दूसरा जो उसका सुख और दुख का कॉन्सेप्ट था। विधिशास्त्र में अध्ययन करने के पश्चात बेंथम ने 1769 में वकालत शुरू की, क्योंकि उसके महत्वाकांक्षी पिता
उसे लॉर्ड चांसलर के रूप में देखना चाहते थे। वकील के रूप में उसका व्यवसाय अल्पकालिक ही रहा। अपनी वकालत के स्थान पर उसने रसायन और भौतिक शास्त्रों की ओर ज़्यादा ध्यान दिया। वकालत में रुचि न होने के कारण का मूल कारण था तत्कालीन जो है ना, वकालत में इसकी रुचि क्यों नहीं थी? क्योंकि तत्कालीन इंग्लैंड में प्रचलित त्रुटिपूर्ण कानून थे, है ना, फ्लॉड लॉज थे। तत्कालीन जो ब्रिटेन था वहाँ पर बेंथम इन कानूनों में समय के अनुसार परिवर्तन करना चाहता था। बेंथम ने इंग्लैंड के प्रसिद्ध कानूनविद ब्लैक स्टोन की पुस्तक अंग्रेजी कानून की टीकाएं यानी कमेंट्रीज ऑन ब्रिटिश लॉ या इंग्लिश लॉ की आलोचना करने के लिए अपनी एक पुस्तक लिखी। कौन? अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। ये 1776 में बुक आती है ना, जब अमेरिकी क्रांति होती है। यह पुस्तक बिना लेखक के नाम से प्रकाशित हुई थी। अच्छा, इसका मानना था कि है ना, पहले है ना, शुरू में वकालत का पेशा स्टार्ट कर रहा हूँ और अगर पहले ही नाम खराब हो गया तो क्या होगा? तो ये बिना नाम से पुस्तक लिखता है या नाम से लिखता है, लेकिन ये पुस्तक मार्केट में आने के बाद इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाती है कि लोग जानना चाहते हैं कि किसने लिखा। पता चलता है कि बेंथम ने लिखा और रातों रात इसकी जो है तो कीर्ति हो जाती है कि एक यंग जो एडवोकेट है वो इतनी महान पुस्तक लिख सकता है। तो इसमें पुस्तक है प्रकाशित हुई जिसमें ब्लैक स्टोन की कमेंट्रीज की तीव्र आलोचना की गई। इस पुस्तक ने इंग्लैंड के न्यायिक क्षेत्र में हलचल मचा दी थी। इस पुस्तक के विचारों की महानता से यह अनुमान लगाया जाने लगा कि यह पुस्तक तत्कालीन कानूनविद लॉर्ड मैंसफील्ड, लॉर्ड कैम्पडन और डनिंग में से किसी एक की हो सकती है। इस पुस्तक से लॉर्ड सेलबर्न, जो उस समय इंग्लैंड की राजनीति का एक शक्तिशाली पुरुष था, इतना प्रभावित हुआ कि उसने बेंथम का संरक्षक बनना स्वीकार कर लिया और अपने यहाँ अभिजात वर्ग के लिए होने वाले कार्यक्रमों में उसे आमंत्रित करने लगा। सेलवर के यहाँ ही बेंथम की मुलाकात कुमारी ड्यूमोंट से हुई, जिसने उसकी पुस्तकों का फ्रेंच में अनुवाद किया। परिणाम स्वरूप बेंथम के विचार अब पुर्तगाल, स्पेन, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और रूस तक प्रचारित हो गए। फिर बेंथम ने हेल्वेंटियास से यह सीखा कि कानून बनाना लौकिक कार्य है। जातीय और वर्गीय विभेदों में अविश्वास रखने वाले बेंथम ने इंग्लैंड, फ्रांस, भारत, मेक्सिको, चिली आदि देशों के लिए विधि संहिता निर्माण करने का प्रयास किया। सन 1792 में फ्रांस की राष्ट्रीय परिषद ने बेंथम को फ्रांसीसी नागरिकता की उपाधि से विभूषित किया। उन्हें यह सम्मान उनकी रचना ड्राफ्ट ऑफ अ न्यू प्लान फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रांस के लिए मिला था। फ्रांसीसी क्रांति के समय स्वतंत्रता और राष्ट्रीय उत्थान से संबंधित बेंथम के विचारों का फ्रांस में बहुत अधिक सम्मान हुआ। 1825 में जब वह फ्रांस गया तो उसका वहां एक विजेता के रूप में स्वागत हुआ। बेंथम की प्रसिद्धि इंग्लैंड की तुलना में दूसरे देशों में ज्यादा और शीघ्र फैली। हैजलिट का मानना था कि उसका नाम इंग्लैंड में कम, यूरोप में अधिकतर और चिली के मैदानों व मेक्सिको की खानों में अधिकतम हुआ। बेंथम एक दार्शनिक कानूनविद होने के साथ साथ एक सुधारक भी था। उसने शिक्षा, आपराधिक न्याय, जेलों व मजदूर वर्गों के सुधार हेतु अनेक प्रयास किए। उसने लंदन विश्वविद्यालय की स्थापना में सहायता दी। 1824 में उसने वेस्टमिंस्टर रिव्यू पत्र आरंभ किया ताकि अपने उपयोगितावादी सिद्धांतों और दार्शनिक सुधारवादी चिंतन को आगे बढ़ा सके। बेंथम ने भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय के साथ मित्रता की और पत्र व्यवहार किए। राजा राम मोहन राय बेंथम के चिंतन और उपयोगितावाद से बहुत प्रभावित हुए। मोहन राय के स्वतंत्रता संबंधी विचारों पर सामाजिक उपयोगितावाद का दृष्टिकोण सुस्पष्ट प्रतिबिंबित होता है। बेंथम न केवल एक उच्च कोटि का सुधारक था, अपितु सहृदयता, भावप्रवणता, विशाल जो दृष्टिकोण था उसका कोष भी था। सदैव आशावादी, प्रसन्नचित्त रहने वाले बेंथम ने जीवन भर अपना प्यार संसार के लोगों, पशु पक्षियों, फूल पौधों में बांटा। कठिन परिश्रम का प्रबल समर्थक बेंथम अपने जीवन के अंतिम चरण में सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहा। 1832 में उपयोगितावाद के इस प्रबल प्रवर्तक की मृत्यु हो गई। कब? 1832। इसकी इच्छा अनुसार इसके शरीर को जंतु विज्ञान की प्रयोगशाला को दे दिया गया, जहां उसे चीरकर उसके शव को लंदन विश्वविद्यालय में सुरक्षित रख लिया गया, जो आज भी मौजूद। तो बेसिकली जो बेंथम है ये मूलतः उपयोगितावादी है, लेकिन ये प्रथम उपयोगितावादी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पहले प्रिस्टले, हचिंसन जैसे जो उपयोगितावादी थे वो एग्जिस्ट कर रहे थे, तो ये पहला उपयोगितावादी नहीं था। बेंथम ब्रिटेन का रहने वाला था और उपयोगितावाद का प्रारंभिक प्रतिपादक था, संस्थापक नहीं था, क्योंकि इसके पहले भी जो
उपयोगितावादी थे वो आ चुके थे। उपयोगितावाद एक ब्रिटिश विचारधारा है। इसके 3 प्रसिद्ध विचारक हैं, जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल, ये जेम्स मिल के पिता थे जेम्स मिल, और जॉन स्टुअर्ट मिल। अन्य उपयोगितावादी तो फ्रांसिस हचिंसन, डेविड ह्यूम, हेबिल्टियस और प्रिस्टले। सेबाइन ने बेंथम को दार्शनिक अमूल परिवर्तनवाद यानी फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म का प्रणेता कहा। तो सेबाइन ने बेंथम को दार्शनिक अमूल परिवर्तनवाद का प्रणेता कहा, यानी फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म का प्रणेता कहा। जो हमने पहले भी देखा था कि जो दार्शनिक अमूलवादी कौन होता है, जब हॉब्स को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि वो भी एक दार्शनिक अमूलवादी था। क्यों? क्योंकि उसने जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसको चेंज करके एक नए सिस्टम की बात की थी। ऐसे ही जो बेंथम था वो भी दार्शनिक अमूलवादी है, इन द सेंस कि जो ब्रिटेन में तत्कालीन कानून थे उनकी वो भर्त्सना करता है और कहता है कि ये अब पुराने हो चुके हैं, है ना, ये जीर्ण शीर्ण हो गए हैं और इनको चेंज करने की जरूरत है। ये उनको बदलने की बात कर रहा है, इसलिए दार्शनिक अमूलवादी है। तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन में उस समय क्या चल रहा था। ब्रिटेन में बेसिकली हॉब्स और लॉक का बोलबाला था और ये सामाजिक समझौते की बात करते थे। लेकिन बेंथम ऐसा कुछ नहीं कहता। बेंथम का मानना था कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। दूसरा, जो ब्रिटेन के लोग थे वो क्या मान रहे थे, प्राकृतिक अधिकारों की बात कर रहे थे। लेकिन जो बेंथम है ये अब विधिक अधिकार लेके सामने आता है कि अब ना जो राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं वही केवल अधिकार हैं, बाकी जो प्रकृति द्वारा जो अधिकार प्राप्त है, नेचुरल राइट्स हैं, ये कोरी कल्पना है, एनार्किकल फैलेसीज हैं, ना इनका कोई औचित्य नहीं है। तो उसका मानना था कि क्या बिना बाप के बेटा हो सकता है? तो बिना राज्य के क्या अधिकार हो सकते हैं? ये सेंस है कि जब राज्य ही नहीं होगा तो अधिकार कहाँ से हो सकते हैं। हमने देखा था कि नेचुरल राइट्स की सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी तो थी, लेकिन इनको लेजिस्लेट करने वाला, एग्जीक्यूट करने वाला और एडजुडिकेट करने वाला कोई संस्था नहीं थी। यही कारण था। तो जब तक राज्य नहीं होगा, और ये संस्थाएं कब बनेंगी? जब राज्य बनेगा। जब ये संस्थाएं ही नहीं होंगी तो नेचुरल राइट्स या राइट्स का औचित्य क्या रह जाता है? जब आप ना मान लो कोई आपकी संपत्ति छीन लिया, तो अब आप किसके पास जाओगे? जब राज्य ही नहीं होगा तो किसके पास जाओगे? ये अधिकार कहाँ से अधिकार हुए? ये उनको एनार्किकल फैलेसी कहता है, कोरी कल्पनाएं कहता है। तो इसमें देखते हैं कि कारण क्या है कि राजनीति का नैतिकता से पृथक्करण किया इसने। अब जो और महत्वपूर्ण जो कारण है दार्शनिक अमूलवादी होने का, कि ये राजनीति को, अब इथिक्स को पॉलिटिक्स से अलग करता है। ब्रिटेन में प्रचलित जो तत्कालीन अमूर्त विचारों का खंडन किया, प्राकृतिक अधिकारों की जगह वैधानिक अधिकारों व कानूनों की स्थापना और संस्थाओं में आमूल-चूल परिवर्तन का इसने समर्थन किया था। बेंथम ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित हो फिलोसॉफिकल रेडिकल नामक दल की स्थापना की थी। तो इसने फिलोसॉफिकल रेडिकल नामक एक दल की स्थापना की थी। बेसिकली जो ये फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो छोटी-मोटी क्रांतियाँ कैसी होती हैं? छोटी-मोटी क्रांतियाँ तो जो 1688 में क्रांति हुई थी, 1688 की जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन था, है ना? गौरवशाली जो क्रांति थी, ये छोटी-मोटी क्रांति के अंतर्गत आ सकती है ना? क्यों? क्योंकि क्रांति हुई लेकिन फिर भी राजतंत्र तो कायम रहा। सामंतवाद की इसमें खिलाफत की गई थी, हालांकि इसमें, लेकिन राजतंत्र तो कायम रहा। फिर लॉर्ड सभा क्या खत्म हो गई थी? लॉर्ड सभा तो ज्यों की त्यों बनी रही। फिर जो चर्च के पादरी थे, क्या उन्हें मार दिया गया? तो ये क्रांति कहाँ से हुई? नहीं, वो भी जीवित थे। तो ये छोटी-मोटी क्रांति थी। लेकिन जो रेडिकल क्रांति थी, ये 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी, वो रेडिकल क्रांति थी। इसमें सामंतों को न केवल उनको हटाया गया बल्कि उनको मार भी दिया गया था, है ना? धर्म के क्षेत्र में चर्च की शक्ति को पूर्णतः कम कर दिया गया और लोगों का इसमें शासन हो गया। तो ये बात है। तो इस आगे चल के हमने इस वहाँ पर पढ़ा भी है कि इसने ना दार्शनिक अमूलवादी दल यानी फिलोसॉफिकल रेडिकल नामक दल की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संस्थानों में आमूल-चूल परिवर्तन करना और परिवर्तन को व्यक्तियों के अधिकतम हित की कसौटी पर कसना। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी दार्शनिक क्लॉड एड्रियन हेल्वेटियस उनके प्रेरणा स्रोत थे। हेल्वेटियस से बेंथम ने यह सीखा कि कानून बनाना सबसे महत्वपूर्ण लौकिक कार्य है। कानूनों के द्वारा समाज में कोई भी सुधार लाया जा सकता है।
हेल्वेटियस से क्या सीखता है ये? हेल्वेटियस से कानूनों के द्वारा कोई भी परिवर्तन लाया जा सकता है। हेल्वेटियस से ये सीखता है बेंथम। बेंथम ने 1790 में फ्रांस में न्यायिक प्रतिष्ठान की स्थापना के लिए एक नई योजना, अ न्यू प्लान फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट, तैयार की थी। अतः उन्हें 1792 में फ्रांस की मानद नागरिकता प्रदान की गई थी। माइकल डॉयल ने लिखा है कि जर्मी बेंथम रेडिकल सुधार ग्रुप के प्रमुख राजनीतिक दार्शनिक थे। रूसो के समान वास्तविकता से भागकर उन्होंने रहस्यवाद में शरण नहीं ली। उन्होंने समस्याओं पर वैज्ञानिक तरह से विचार किया। उन्हें पूरा विश्वास था कि यदि सही नाप जोख की जाए तो लोगों के दुख कम किए जा सकते हैं और उनकी खुशी को बहाल किया जा सकता है। उनकी खुशी को बहाल किया जा सकता है। इसकी कुछ कृतियां हैं, इसके बुक्स हैं, उनको देखते हैं। तो पहली जो बुक थी फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, ये 1776 में आती है। इसमें ब्लैक स्टोन की जो पुस्तक थी, ब्लैक स्टोन की जो कमेंट्रीज ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट, कमेंट्रीज ऑन ब्रिटिश लॉज थी, उसका इसमें विरोध किया था। बेंथम को विधि शास्त्र का न्यूटन कहा जाता है। विधि शास्त्र का न्यूटन कहा जाता है इसको, बेंथम को। फिर जो इसकी नेक्स्ट जो पुस्तक थी वो थी एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, द मोरल्स एंड इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, 1789 में आती है। फिर अ थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड 1801 में। द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस 1802 में आती है। थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन 1802 में ये भी आती है। प्लान ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1809 में। रेशनल ऑफ एविडेंस ये 1827 में आती है। यह है उनकी अंतिम पुस्तक थी, इसका संपादन जे एस मिल ने किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल कोड 1830 में आती है। एनार्किकल फैलेसीज ये 1791 में आ जाती है। एनार्किकल फैलेसीज, तो नेचुरल राइट्स को एनार्किकल फैलेसीज मानता है। 1824 में बेंथम ने जे एस मिल के साथ मिलकर उपयोगितावाद को समर्पित समाचार पत्र वेस्टमिनिस्टर रिव्यू निकाला था। बेंथम की अन्य पुस्तकें देख लेते हैं। तो अ डिफेंस ऑफ ओशरी ये 1787 में आती है। डिस्कोर्स ऑफ सिविल एंड पीनल लेजिस्लेशन 1802 में आती है। अच्छा, बुक को आप लोग ऐसे ही याद करिएगा इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी इनका कोई सत्यापित इनका कोई अनुवाद है नहीं, हिंदी में मिलता है, तो अंग्रेजी में याद करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। डिफेंस ऑफ ओशरी ये 1787 में आती है। डिस्कोर्स ऑफ सिविल एंड पीनल लेजिस्लेशन 1802 में। अ ट्रीटाइज ऑन जुडिशियल एविडेंस 1813 में। पेपर्स अपॉन कोडिफिकेशन ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1817 में। द बुक ऑफ फैलेसीज 1824 में। एसे ऑन पॉलिटिकल टैक्टिक्स 1791 में। रेडिकलिज्म नॉट डेंजरस ये 1819 में आती है। अ टेबल ऑफ स्प्रिंग ऑफ एक्शन 1815 में। मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1816 में। प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ और नॉट पॉल बट जीसस, नॉट पॉल बट जीसस। तो ये इसकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं। तो हम नेक्स्ट है कि हम लोग अब बेंथम को देखते हैं कि बेंथम ने किन चीज़ों का विरोध किया है। तो बेंथम ने बेसिकली नेचुरल राइट्स का विरोध किया है, नेचुरल राइट्स का विरोध किया। दूसरा, इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का विरोध किया है। और तीसरा, इसने ईसाई नैतिकता का भी विरोध किया है। ईसाई नैतिकता है उसका भी इसने विरोध किया है। तो नेचुरल राइट्स को ये एनार्किकल फैलेसीज बोलता है, एनार्किकल फैलेसीज बोलता है। मतलब ऐसे, ये ऐसे भ्रम है, नेचुरल राइट्स ऐसे भ्रम है जो हमारे मन में हमेशा के लिए बिठा दिए गए। नेचुरल राइट्स आबाद होते हैं, नेचुरल राइट्स बेसिकली आबाद होते हैं और ये बैसाखियों पर टिके होते हैं। बैसाखियों पर, ये बैसाखियों पर टिके होते हैं, बैसाखियों पर टिके होते हैं। और ये अलंकृत बकवास है। राज्य केवल और केवल जो अधिकार हैं जो मनुष्य को मिल सकते हैं वो राज्य द्वारा मिल सकते हैं, यानी कि विधिक अधिकार ही मिल सकते हैं। वही प्रॉब्लम है कि इनको इन्फोर्स कौन कराएगा नेचुरल राइट्स को, ये समस्या आती है। तो इनको ये एनार्किकल फैलेसीज मानता है, अलंकृत बकवास कहता है, बैसाखियों पर टिके हुए बेहूदगी पूर्ण विचार इनको मानता है। और चूंकि जो अधिकार हैं, जो नेचुरल राइट्स हैं, ये आबाद होते हैं, तो इन पर फिर नियंत्रण कौन रखेगा, है ना? तो ये बात भी है। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो इससे सोशल कॉन्ट्रैक्ट का भी विरोध करता है। ये मिथ्या चीज है। ये लोग जो हॉब्स है और ये जो लॉक हैं, ये झूठा रोना रो रहे हैं। ऐसा कोई समझौता हुआ ही नहीं कभी इतिहास में। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट का भी विरोध करता है। फिर ये ईसाई नैतिकता को भी का भी विरोध करता है। ईसाई नैतिकता उस समय क्या थी कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप अपना दूसरा गाल उसके समक्ष रखते हैं। लेकिन जो बेंथम है ये कहता है कि हर चीज का आधार सुख होना चाहिए।
अगर आप अपना दूसरा गाल किसी व्यक्ति के सामने रख देंगे तो इससे आपको सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये नैतिकता बेकार है ना, जो ईसाई नैतिकता है, जो हॉब्स और बेंथम उनकी वकालत करते हैं, ये बेकार है और वो उसका विरोध करता है। तो इसमें चलिए देखते हैं जो बेंथम है कि विभिन्न विषयों पर विचार। तो सबसे पहले प्राकृतिक जो कानून है उनके बारे में देख लेते हैं। तो ये प्राकृतिक कानूनों को नार्किकल फैलेसीज कहता है, हम पढ़ ही चुके हैं। लॉक द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का ये विरोध करता है। फिर बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को, नेचुरल राइट्स को शब्दाडंबर यानी कि इन्हें शब्दाडंबर कहा है, शब्दाडंबर कहा है, यानी कि ये केवल शब्दाडंबर हैं, अलंकृत हैं, बैसाखियों पर टिकी हुई बेहदूदगी हैं, अलंकृत बकवास हैं मात्र, इनको कहा और इनकी जगह वैधानिक अधिकारों का समर्थन किया। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से निकले पुरुष के अधिकारों की इसी आधार पर आलोचना की। बेंथम ने फ्रांसीसी क्रांति से निकले पुरुष के अधिकारों की इसी आधार पर आलोचना की थी। उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की बात करना बिना बाप के बच्चे की बात करी है ना, तो बिना बाप यानी बिना राज्य के अधिकार कैसे हो सकते हैं? बेंथम ने प्राकृतिक स्वतंत्रता एवं नागरिक स्वतंत्रता के मध्य अंतर बताया। प्राकृतिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता के मध्य अंतर बताया। प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता मेरी वह स्वतंत्रता है जिसके अनुसार मैं इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता हूँ, पर नागरिक स्वतंत्रता के अनुसार मैं वही कर सकता हूँ जो मेरे समुदाय के हित में। प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या? प्राकृतिक स्वतंत्रता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। लेकिन जो नागरिक स्वतंत्रता है वह क्या है कि मैं वही कर सकता हूँ जो मेरे समुदाय के हित में हो। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या है कि आप लठ भांज सकते हैं कहीं भी, है ना। लेकिन जो नागरिक स्वतंत्रता है ये है कि आप लठ कहीं भी भांज सकते हैं, ठीक है, लेकिन है ना, सुनसान एरिया में आप भांज सकते हैं, लठ भांज सकते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ एरिया में आप लठ नहीं भांज सकते, है ना? आप रैश ड्राइविंग कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आप भीड़ भाड़ एरिया में रैश ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं। तो जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है वो हमें ये अधिकार देती है कि हम अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार कर सकते हैं, है ना। लेकिन इच्छा अनुसार व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन नागरिक स्वतंत्रता वहीं पर प्रतिबंध लगाती है कि आप इच्छानुसार व्यवहार तो कर सकते हैं, लेकिन कब तक? जहाँ तक दूसरों के हित प्रभावित ना हो या दूसरों की स्वतंत्रता को आप बाधा ना दें। तो हमारी जो नाक है वहीं तक जा सकती है जहाँ तक कि दूसरे की नाक स्टार्ट नहीं होती। बेसिकली ये है। राज्य का उद्देश्य सर्वाधिक कल्याण है, ना कि सर्वाधिक स्वतंत्रता। तो राज्य का जो उद्देश्य है ये सर्वाधिक कल्याण है ना, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। स्वतंत्रता, सर्वाधिक स्वतंत्रता देना राज्य का अधिकार नहीं या राज्य का उद्देश्य नहीं। एक अच्छा कानून वह है जो सर्वाधिक हित को प्रोत्साहित करे, ना कि सर्वाधिक स्वतंत्रता को। तो एक अच्छा कानून क्या होगा? जो मैक्सिमम हैप्पीनेस दे, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इंश्योर करे। ये है एक बेहतर कानून। बेंथम दो प्रकार के अधिकारों का उल्लेख करता है, एक तो वैधानिक अधिकार, लीगल राइट्स, दूसरा नैतिक अधिकार। इनका विषय आंतरिक आचरण है, आंतरिक आचरण। नैतिक अधिकार का विषय क्या है? आंतरिक आचरण, हमारा इंटरनल बिहेवियर कैसा है, उस पर ये नैतिक अधिकार बेस्ड है। बेंथम अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी समावेशित करता है। कर्तव्य रहित अधिकार निर्जीव है। तो अगर आपके कोई कर्तव्य ही नहीं, तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप देखेंगे कि आर्टिकल 51A के तहत जो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स तो हैं, 12 से लेकर 36, लेकिन इसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बात की गई। तो अगर किसी व्यक्ति के कर्तव्य नहीं है तो उसके अधिकारों का कोई मतलब नहीं रह जाता। यही बात है, अधिकार व कर्तव्य इंटरडिपेंडेंस है ना, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। सामाजिक संविदा यानी सामाजिक समझौते का भी बेंथम विरोध करता है। बेंथम के अनुसार ऐसा कोई समझौता हुआ ही नहीं था, मैं क्यों मानूं? मैंने प्राथमिक संविदा छोड़ दी है, इस मिथ्या प्रलाप को मनोरंजन करने वालों के लिए त्याग दिया है। मनोरंजन करने वालों के लिए यानी हॉब्स और लॉक के लिए छोड़ दिया, हॉब्स और लॉक के लिए छोड़ दिया। ईसाई नैतिकता, तो बेंथम नैतिकता का भी विरोधी था और धर्म का भी। नैतिकता व धर्म तभी बैरंड हैं जब तक कि वो व्यक्ति का सुख बढ़ाएं और दुख को कम करें। तो नैतिकता और धर्म तभी तक वैलिड है जब तक कि वो व्यक्ति के सुख को बढ़ाएं और दुख को कम करें। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो नैतिकता और धर्म से बेंथम का तो कोई लेना देना नहीं। अब हम यहाँ पर बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म जो फिलॉसफी है उसको देखते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म की जो फिलॉसफी है, यूटिलिटेरियनिज्म की जो उसकी फिलॉसफी है यानी उपयोगितावाद की जो उसकी फिलॉसफी है उसको देखेंगे। तो बेसिकली जो बेंथम का उपयोगितावाद है, बेंथम पहला उपयोगितावादी तो नहीं था। हमने देखा था कि पिस्टले थे, हचिंसन थे, है ना, इसके पहले भी डेविड ह्यूम थे। तो ये पहला तो उपयोगितावादी नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज जो इसका उपयोगितावाद है ये 4 चीजों पर बेस्ड है। पहला है सुखवाद, दूसरा है व्यक्तिवाद, तीसरा है
सुखों का मात्रात्मक सुखों का सुखों का मात्रात्मक मात्रात्मक आधार सुखों का मात्रात्मक आधार। और चौथा है परिणामवाद। परिणामवाद यानी कॉन्सेक्वेंशियलिज्म, परिणामवाद। तो सबसे पहले सुखवाद को देखते हैं। सुखवाद को देखते हैं। तो सुखवाद क्या? ये सुख को महत्वपूर्ण मानता है। सुख को महत्वपूर्ण मानता है कौन? बेंथम। सुख को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। तो किसी भी पद संस्था का आधार क्या होना चाहिए? किसी भी पद का सृजन करते समय या संस्था का सृजन करते समय, है ना, या समुदाय का सृजन करते समय आधार क्या होना चाहिए? इसका आधार सुख होना चाहिए, है ना। तो कोई संस्था अगर आप लोकायुक्त बना रहे हैं, लोकपाल बना रहे हैं, तो हमें सबसे पहले इसका आधार सुख को देखना चाहिए कि इससे कितने लोगों को सुख मिल रहा है। अगर 50% या उससे अधिक लोगों को, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को सुख मिल रहा है, तब तो ये संस्था जायज़ है। लेकिन अगर ये संस्था अधिक लोगों को सुख नहीं दे रही है तो इसे नहीं बनाना जाना चाहिए। हर व्यक्ति जाने अनजाने में सुख चाहता है और दुख की ये अवहेलना करता है। तो हर व्यक्ति जाने, जो एपिक्यूरस था बेसिकली, यहाँ पर ये एपिक्यूरस से सेंटेंस लेता है। देखिए एपिक्यूरस इससे ये बात लेता है कि हर व्यक्ति जाने अनजाने में सुख चाहता है और दुख को अवॉइड करना चाहता है। फिर जो उसकी पुस्तक थी बेंथम की, मोरल्स एंड लेजिस्लेशन एक उसकी पुस्तक थी, उसमें उसने 2 सॉवरेन की बात की है। 2 सॉवरेन, हमारे जीवन में 2 सॉवरेन होते हैं, एक सुख और दुख। एक सुख होता है और एक दुख होता है, और हर व्यक्ति सुख को अवॉइड करना चाहता है, सुख को हमेशा दुख को अवॉइड करना चाहता है और सुख की तरफ भागता है। तो हर व्यक्ति सुख चाहता है और दुख को किसी भी कीमत पर अवॉइड करना चाहता है। इसी तरह वो जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उसका व्यक्तिवाद का तो उसका मानना था कि व्यक्ति स्वस्वार्थी होता है ना। व्यक्ति स्वार्थी होता है, अहमवादी होता है। हर व्यक्ति अपने लिए एक से अधिक के लिए नहीं है। तो उसका एक जो कथन था कि हर व्यक्ति अपने लिए है, हर व्यक्ति अपने लिए एक से अधिक के लिए नहीं, अपने लिए एक से अधिक के लिए नहीं। तो यहीं से उसका जो 1 पर्सन 1 वोट का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। 1 पर्सन 1 वोट का कॉन्सेप्ट निकल कर आता। तो ये क्या कहता है कि व्यक्ति अहमवादी होता है, स्वार्थी होता है, और हर व्यक्ति अपने लिए है, एक से अधिक के लिए नहीं, और इसमें कोई गलत नहीं है। ये राज्य को इसी आधार पर राज्य को ये कृत्रिम मानता है, और ये कहता है कि जो राज्य है ये व्यक्तियों का जोड़ है ना। राज्य कुछ नहीं है बल्कि ये व्यक्तियों का जोड़ है। तो राज्य में जो व्यक्ति है वो एक अणु की तरह होता है, और जब अणु आपस में मिल जाते हैं तो ये परमाणु बन जाता है। तो है ना, तो परमाणु यानी राज्य बन जाता है जब अणु मिलते हैं, यानी जब व्यक्ति मिलते हैं। तो व्यक्तियों का जोड़ ही क्या है? राज्य है। हाँ, तो व्यक्ति, तो यहाँ पर हम लोग जैसे व्यक्तिवाद को अगर देखेंगे तो व्यक्तिवाद क्या कहेगा, है ना। व्यक्तिवाद क्या कहेगा कि लोग, है ना, ये लोगों को आपस में मिला दो तो एक राज्य का निर्माण हो जाएगा। ये व्यक्तिवादी कॉन्सेप्ट है ना, व्यक्तिवादी कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर समुदायवाद को देखा जाए, समुदायवाद क्या है? एक राज्य है या एक राज्य है और उसके विभिन्न अंग हैं। ये तो ये व्यक्ति उसके अंग हैं। ये समुदायवाद का कॉन्सेप्ट है कि व्यक्ति उसके अंग हैं, जबकि जो व्यक्तिवाद है ये क्या कहता है कि आपस में अणु मिलकर एक समुदाय यानी राज्य का निर्माण करते हैं। ये अंतर है थोड़ा। फिर इसका जो तीसरा कॉन्सेप्ट था कि सुख मात्रात्मक होते हैं। तो इसका कहना था कि हम सुख की गणना कर सकते हैं, सुख मात्रात्मक होते हैं, और हर सुख अपने आप में एक होता है। सुख गुणात्मक नहीं होते बल्कि मात्रात्मक होते हैं। उसका एक फेमस कथन है कि पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री। तो अगर हम कंचे खेलने में हमें उतना ही मजा आता है जितना कि पोएट्री लिखने में मजा आता है। तो हम तो अगर ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल आप मिस्र का इतिहास लिख रहे हैं और आपको बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन अगर वहीं आप जुआ खेल रहे हैं और आपको वही आनंद जुए खेलने से आ रहा है, शराब पीने से आ रहा है, तो वो आनंद और ये आनंद दोनों बराबर है। ये दोनों आनंदों को या दोनों सुखों को अलग नहीं करता है ना। उनका मानना था कि जो सुख है मात्रात्मक है, कितनी मात्रा में हमें सुख मिल रहा है ये जरूरी है ना। अगर देखा जाए तो प्लेटो की नज़र में कौन सा सुख ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा? मिस्र का इतिहास लिखना। वाह, कितना महान कार्य है, आप मिस्र का इतिहास लिख रहे हैं ना, पिरामिड कैसे बने, क्या हुआ, ये सब
आप जान रहे हैं। तो ये सुख प्लेटो के लिए, अरस्तु के लिए ये सुख ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जो बेंथम है ये दोनों सुखों में अंतर नहीं करता है ना। अगर जुआ खेलने में भी आपको रोमांच आ रहा है और मिस्र के इतिहास लिखने में भी रोमांच आ रहा है, दोनों सुख बराबर है ना, दोनों में सेम सुख मिलता है। तो सुखों को, उसका मानना था कि सुखों को हम माप सकते हैं, सुखों को माप सकते हैं। और एक ये यहाँ पर एक मेथोडोलॉजी देता है या एक कॉन्सेप्ट देता है जिसे हम फिलोसफिक कैलकुलस कहते हैं, यानी सुख कलन, फिलोसफिक कैलकुलस, कैलकुलस, या जिसे सुख कलन कहता है, वो सुख कलन कहता है, या इसे हेडोनिक 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 कैलकुलस भी कहा जा सकता है, हेडोनिक कैलकुलस भी कहा जा सकता है। तो इसने बेसिकली फिलोसफिक कैलकुलस एक कंसेप्ट दिया है और हम सुख को माप सकते हैं। फिर एक इसकी पुस्तक है, हमने देखा था जब इसकी कृतियों के बारे में पढ़ रहे थे, स्प्रिंग ऑफ एक्शन, स्प्रिंग ऑफ एक्शन। इस पुस्तक में इसने ये सुख कलन पर एक पुस्तक लिखी गई थी कि हम सुखों को कैसे माप सकते हैं। तो ये सुख कलन पर एक पुस्तक है जिस पर वो एक टेबल देता है जिससे हम सुख को माप सकते हैं। तो सुख को मापने के लिए स्प्रिंग ऑफ एक्शन में एक टेबल दी हुई है। तो इस टेबल में, जो टेबल है उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो टेबल में पहले तो है स्थायित्व या टाइम। तो टाइम पहला इसका आधार है। दूसरा है निश्चितता, दूसरा है निकटता, तीसरा है निकटता, चौथा है उर्वरकता। फिर नेक्स्ट है, यानी पांचवा है शुद्धता। फिर नेक्स्ट है तीव्रता, और लास्ट में है विस्तार। तो अब इसको ये इन जो पैरामीटर हैं इन पर नापेगा। तो कोई भी सुख, अगर कौन सा सुख ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जो ज़्यादा ड्यूरेशन का होगा, है ना, इसकी ड्यूरेशन, कोई भी सुख अगर ज़्यादा ड्यूरेशन का है ना, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, वो ज़्यादा सुख देने वाला होगा, है ना। निश्चितता यानी कि वो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है ना, वो, है ना, महीने में 1 बार है कि महीने में 4 बार है कि महीने में 10 बार है। तो ये इसकी निश्चितता है। निश्चितता इन द सेंस कि आप उस सुख को प्राप्त करने के लिए कितने अश्योर हैं, है ना, कितने अश्योर हैं। फिर निकटता, है ना, तो आप कितनी आसानी से उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं, ये भी एक मापदंड होगा। तो अगर कोई सुख है जिसे आप बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। फिर इसकी उर्वरकता क्या है, मानी इसकी जो फर्टिलिटी या प्रोडक्टिविटी क्या है, वो भी एक आधार हो सकता है। फिर शुद्धता, तो ऐसा कहा जाता है कि जो प्रेम है इसमें शुद्धता नहीं पाई जाती, है ना। जातिगत दबाव इसमें झेलना पड़ेगा आपको। अगर आपने प्रेम विवाह कर लिया है तो जातिगत दबाव आपको देखना पड़ेगा। हाँ, दिवाली होली के समय जो मिठाई होती है ना, तो उसमें आप देखते हैं कि बहुत सारी मिलावट होती है। क्यों? क्योंकि जो गाय हैं, भैंसें हैं, वो ज़्यादा दूध तो उत्पादन स्टार्ट नहीं कर देंगी दिवाली और होली के मद्देनजर, नहीं, वो तो उतना ही करेंगी जितना करती आई हैं। तो इसमें फिर अशुद्धता होगी तो आपको मापना पड़ेगा कि अगर हमने मिठाई खा ली तो हमारे स्वास्थ्य पर उसका कितना फर्क पड़ेगा, है ना। तो ये है कि शुद्धता कितनी है उस सुख में, हमारे स्वास्थ्य को ये नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। फिर तीव्रता, तो इसकी तीव्रता क्या है, इंटेंसिटी क्या है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहा जाए आपको बहुत भूख लगी है ना, और आपको कहा जाए आप किताब पढ़िए, हाँ, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप किताब पढ़िए और भोजन करिए, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले भोजन करना पसंद करेंगे। तो यही है कि कितनी तीव्र इच्छा है आपकी ना, किताब पढ़ने की या भोजन की। तो भोजन की अगर इच्छा है तो आप भोजन करेंगे, किताब पढ़ने की इच्छा है तो आप किताब पढ़ें। फिर विस्तार, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसको सामाजिक दायरे में ले जाता है कि इसका विस्तार कितना है ना, और ये सबका सुख है। तो जितना ज़्यादा विस्तार होगा, जितना ज़्यादा ये सामाजिक दायरा इसका होगा, ये सबका सुख हो जाएगा। तो यही बात है, इसमें ये टेबल देता है ना। और फिर अंतिम में जो इसका कॉन्सेप्ट है परिणामवाद का, यानी कि कॉन्सिक्वेंशलिज्म। तो इसका मानना था कि हर जो सुख है उसका परिणामवाद, ये जो हर सुख है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, है ना। कोई भी गोल है या कोई भी चीज है वो रिजल्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए। हम कोई भी एक्शन करें तो उससे हमको रिजल्ट मिलना चाहिए। हम, है ना, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हम क्या सोच के तैयारी कर रहे हैं कि हमें फल मिलेगा, है ना। तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। बिना रिजल्ट के आप काम करेंगे तो फिर उसका मजा नहीं। लेकिन कांत
जो कि कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का कॉन्सेप्ट देता है। आगे चल के हम देखेंगे कि हर व्यक्ति अपने आप में साध्य है, किसी को साधन की तरह यूज नहीं किया जा सकता है। और गीता क्या कहती है कि निस्वार्थ भाव से काम करो, निस्वार्थ भाव से काम करो। तो ये इसका विरोधी है ना, गीता और कांत इसका विरोध करते हैं। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा इसमें चर्चाएं हो गई, इसको पढ़ लेते हैं उपयोगितावाद को बेंथम के। तो उपयोगितावाद का प्रथम विचारक डेविड ह्यूम था। सुख व दुख शब्द ये एरिस्टोटल ने दिए हैं। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये वाक्य हचिंसन की देन है, हचिंसन की देन है। पर उपयोगितावाद का वास्तविक प्रणेता, रियल फाउंडर किसे कहा जाता है? बेंथम को ही कहा जाता है। बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत, तो इसके 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला है सुखवाद, फिर व्यक्तिवाद, फिर सुखों का मात्रात्मक स्वरूप और नेक्स्ट है परिणामवाद। सुखवाद में क्या है? बेंथम और अन्य उपयोगितावादियों ने यूनानी दार्शनिक एपिक्यूरस के इस विचार को आधार माना है कि व्यक्ति कभी बुद्धिमानी से और कभी गैर बुद्धिमानी से खुशी की खोज में रहता है। बेंथम व्यक्तिगत खुशी बढ़ाने के लिए सरकारी व कानूनी संस्थाओं को पुनर्गठित करना चाहते हैं, अतः उन्होंने कानूनों को सुधार व खुशी का माध्यम माना है। तो कानूनों को बेंथम खुशी व सुधार का माध्यम मानता है। प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन के प्रथम अध्याय में बेंथम लिखता है कि प्रकृति ने मनुष्य को 2 संप्रभु स्वामियों यानी कि सुख और दुख, तो प्रकृति ने मनुष्य को 2 संप्रभु स्वामियों यानी सुख और दुख के अधीन रखा है। सुख यानी आनंद और दुख यानी पीड़ा, इसके अधीन रखा है। बेंथम, अगर किसी चीज से मनुष्यों के सुखों के कुल योग में वृद्धि होती है या दुखों के कुल योग में कमी होती है तो वह चीज उसके हित में। अगर किसी चीज से मनुष्यों के सुखों के कुल योग में वृद्धि होती है यानी सुख बढ़ रहे हैं और दुख कम हो रहे हैं तो वो चीज उसके हित में है। इस प्रकार मानव जीवन में 2 स्वामी हैं, सुख और दुख। उपयोगितावाद तर्क व कानून द्वारा सुख की इमारत खड़ी करना चाहता है। कार्य वह अच्छा है जो सुखों को बढ़ाए और दुखों को कम करे। प्रत्येक कार्य, सामाजिक प्रथा और कानून का आधार क्या होना चाहिए? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। बेंथम ने दुख व सुख के 4 स्रोत बताए हैं। पहला शारीरिक स्रोत, तो ये मनुष्यों के अच्छे व बुरे व्यवहार व प्रकृति से पैदा होते हैं। दूसरा है राजनीतिक स्रोत, ये राजनीतिक सत्ता द्वारा दिए गए दंड व इनाम से पैदा होने वाले सुख और दुख हैं। नैतिक स्रोत, ये समाज की नैतिक अवधारणाओं व परंपराओं से पैदा होने वाले सुख व दुख हैं। और दैवीय या धार्मिक स्रोत, ये धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों से पैदा होने वाले सुख व दुख हैं। तो नेक्स्ट है व्यक्तिवाद। कानून का उद्देश्य हर एक अपने लिए और कोई भी एक से अधिक के लिए नहीं, तो ईच इज टू काउंट फॉर वन एंड नो वन फॉर मोर देन वन। इस प्रकार बेंथम समुदायवाद की बजाय व्यक्तिवाद के समर्थक थे। उनके अनुसार एक समुदाय या समाज व्यक्तियों के कुल योगों से अधिक नहीं है। इस प्रकार उपयोगितावाद स्वहित यानी सेल्फ इंटरेस्ट, अहमवाद इगोइज्म व व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म पर आधारित है। बेंथम के अनुसार समुदाय एक कृत्रिम या काल्पनिक फिक्टिशियस समूह है जो व्यक्तिगत सदस्यों के मेल से अधिक कुछ नहीं है। समुदाय का हित इसका गठन करने वाले विभिन्न सदस्यों के हितों का योग है। इस प्रकार व्यक्ति पहले और समाज बाद में है। उपयोगितावाद धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थक है। बेंथम ने धर्म को उपयोगिता की कसौटी पर कसा तथा इसे तार्किक व सामाजिक जीवन के लिए अनुपयोगी बताया है। अतः उन्होंने धर्म, अमरत्व, पुनर्जीवन, मोक्ष, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना है। सुखों का मात्रात्मक स्वरूप व सुख गणना, बेंथम के अनुसार सुख मात्रात्मक होते हैं अतः उन्हें मापा जा सकता है, अर्थात सुखों का वास्तविक या वस्तुनिष्ठ मापन संभव है। सुख मात्रात्मक है, गुणात्मक नहीं है, अर्थात सुख अच्छे या बुरे, शुभ या अशुभ, नैतिक या अनैतिक नहीं होते। सुख सुख होते हैं, दुख दुख होता है। सुख में प्रत्येक को एक माना जाता है, सुख में प्रत्येक को एक माना जाता है। मिस्र का इतिहास लिखने जैसे महान कार्य से प्राप्त सुख का मूल्य जुआ खेलने जैसे काम में प्राप्त सुख के मूल्य से अधिक नहीं। सुखों के मापन के लिए बेंथम ने सुख मापन आधार यानी फिलोसफिक कैलकुलस, जिसे हेडोनिक कैलकुलस भी कहा जाता है, का आविष्कार किया। अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन के 4th अध्याय में बेंथम ने व्यक्ति के सुख व दुख की मात्रा को मापने हेतु 7 तत्वों को प्रकट किया है। कौन कौन से? सुख मापन के 7 आधार कौन कौन से हैं? पहली है तीव्रता, दूसरा है स्थायित्व यानी ड्यूरेशन, निश्चितता या अनिश्चितता सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी, निकटता या दूरस्थता यानी प्रॉक्सिमिटी या रिमोटनेस, फिर उर्वरकता या उत्प्रेरकता यानी फर्टिलिटी या प्रोडक्टिविटी, फिर शुद्धता यानी प्योरिटी और विस्तार यानी एक्सटेंट। प्रथम 6 व्यक्तिगत सुख मापन व अंतिम विस्तार समाज के स्तर पर लागू होता है ना। अंतिम वाला समाज के स्तर पर, हमने देखा था कि सामाजिक है ना, ये सबका सुख है। इसमें अधिकतम सुख अधिकतम लोगों तक पहुंचता है, अंतिम वाले में विस्तार में।
क्योंकि बेंथम सुखों को सिर्फ मात्रात्मक मानता है, अतः उसका प्रसिद्ध वाक्य है कि यदि सुखों की मात्रा समान हो तो पुष्पिन खेलना भी उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पाठ करना। पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री, है ना। पुष्पिन खेलना यानी फॉर एग्जाम्पल पुष्पिन एक गेम हुआ करता था पहले के ज़माने में। फॉर एग्जाम्पल मान लो पुष्पिन को कंचे खेलने से आप रिप्लेस कर दो, तो कंचे खेलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही आनंददायक हो सकता है जितना कविता पाठ करना। तो दोनों चीज़ें अलग हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों को एक मानता है। परिणामवाद, उपयोगितावाद में प्रत्येक कार्य, फंक्शन या कानून, विधिया निधि के परिणाम पर विचार किया जाता है। हाँ, तो उपयोगितावाद में प्रत्येक कार्य या कानून के परिणाम पर विचार किया जाता है, अतः उपयोगितावाद को परिणामवाद भी कहा जाता है, कंसेक्वेंशियलिज्म भी कहा जाता है। इथिक्स में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। इसका तात्पर्य है कि कोई सार्वजनिक नीति या कानून बनाते समय उसके परिणाम देखे जाएं कि वह अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। इसलिए बेंथम कहता है कि लोग कानून का पालन भय या सख्त के डर से नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आज्ञा पालन से होने वाली हानि अवज्ञा से होने वाली हानि की मात्रा से कम होती है। तो लोग कानून का पालन क्यों करते हैं? बेंथम आगे चल के ये बताता है कि बेंथम ये कहता है कि लोग कानूनों का पालन ही क्यों करते हैं। हम लोग ट्रैफिक रूल्स हैं उनको क्यों मानते हैं? अगर हमने कानून का पालन किया तो क्या होगा? कानून का पालन किया और हेलमेट लगाया तो इससे क्या होगा कि हमें जो है ना फालतू के जो झंझट हैं उससे बचना पड़ेगा। एक तो हमारी है ना सुरक्षा होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें फालतू इधर-उधर से निकलना नहीं पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा हर स्टॉप में कि पुलिस वाला है कि नहीं है। तो ये चीज़ें बच जाएँगी। दूसरी चीज़, अगर हमने नहीं पालन किया, है ना, अगर हमने कानूनों का पालन नहीं किया तो हमें बार-बार देखना पड़ेगा कि है ना पुलिस वाला है कि नहीं है। फिर है ना हमें इधर-उधर से निकलना पड़ेगा, तो हम वहाँ पर हमारा पेट्रोल ज़्यादा खर्चा होगा। हमने देखते हैं कि जब पुलिस वाला नहीं रहता है, अब इस गली पे खड़ा रहता है तो हम लोग कोई दूसरा है ना लॉन्ग कट देखते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन ये जो शॉर्ट कट है वहाँ से जाना पसंद नहीं करते हैं, ये बात है। दूसरा इसमें और ये है कि आपने जैसे ट्रैफिक कानून का पालन अगर पकड़े गए तो फिर चालान भी होगा। तो अगर आपने कानून का पालन कर लिया तो आपको 200 का हेलमेट ही तो खरीदना पड़ेगा, 200 या 500 का जितना भी हो, हेलमेट खरीदना पड़ेगा। लेकिन आपने अगर नहीं किया तो हमेशा डर बना रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर फाइन हो जाएगी तो अगर 4 बार फाइन हो गई तो इसका डबल लग जाएगा। तो इसीलिए ये कथन आता है कि जो लोग कानूनों का पालन भय या सख्ती के डर से नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आज्ञा पालन से होने वाली हानि अवज्ञा से होने वाली हानि की मात्रा में कम है। तो अगर हम आज्ञा पालन करके 500 का हेलमेट खरीद लें और अगर नहीं खरीदते हैं तो उसकी जो हानि होगी ज़्यादा होगी, बजाय इसके कि हम आज्ञा पालन करके 500 का हेलमेट खरीद लें। बेंथम के उपयोगितावाद की विशेषताएं, पहला है सुख और दुख मानव जीवन को गति प्रदान करने वाले तत्व हैं। जो व्यक्ति के लिए उपयोगी व आनंददायक है वह सुख है, तथा जो अनुपयोगी है तथा कष्टदायक है वह दुख है। व्यक्ति सुख के पीछे और दुख से दूर भागता है। बेंथम कार्यों के उद्देश्य की अपेक्षा परिणाम को महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि काम किस उद्देश्य से किया जाता है इसका कोई महत्व नहीं है, महत्व तो परिणाम का है। अर्थात जो वस्तु सुख की अनुभूति देती है वह अच्छी है, ठीक है और उपयोगी है, और जिस वस्तु से दुख की अनुभूति होती है वह बुरी है, गलत है और अनुपयोगी है। बेंथम का उपयोगितावाद सक्रियता व गत्यात्मकता का प्रतीक है, निष्क्रियता का नहीं। अर्थात यह सिद्धांत मनुष्यों को सदैव कार्यरत स्थिति में देखना चाहता है। जैसे सभी प्रकार के सुखों का मूल्य समान होता है, वैसे ही दुखों का मूल्य भी समान होता है। तो चाहे मृत्यु किसी की भी हो, चाहे पिता की मृत्यु हो या एक सड़क पर लावारिस व्यक्ति की मृत्यु हो, दोनों का जो दुख है बराबर होना चाहिए। ऐसा कौन मानता है? बेंथम मानता है। आगे चलिए हम इसकी आलोचना करेंगे तो यही चीज देखेंगे। जैसे किसी प्रकार के सुखों का मूल्य समान होता है, वैसे ही दुखों का मूल्य भी समान होता है। सुखों व दुखों को आनंद मापक पद्धति यानी फिलोसफिक कैलकुलस के माध्यम से मापा जा सकता है, जिसे हेडोनिक कैलकुलस भी कहते हैं। यह एक सरल, सुस्पष्ट व मापपरक सिद्धांत है, जिसका मत है कि शासन का लक्ष्य न्याय न होकर उपयोगिता है। शासन का लक्ष्य न्याय न होकर उपयोगिता है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है कि मानवीय इच्छाओं, हितों व प्रवृत्तियों के साथ पैदा होने वाले सुख व दुखों की जानकारी स्प्रिंग ऑफ एक्शन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। स्प्रिंग ऑफ एक्शन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। फिर बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांतों के आधार पर उनके शिष्यों ने अलग-अलग क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया। जैसे जेम्स मिल ने इतिहास में, जे.एस. मिल ने राजनीति में, रिकार्डो ने अर्थशास्त्र में, सैमुअल रोमिले और अगस्टाइन ने विधिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया है। तो इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं कि बेंथम, अब इसमें चलिए इसको आगे पढ़ेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। इसका बेसिकली हम लोग जब मिलेंगे तो विरोध पढ़ेंगे, या इसका जो आलोचना है उसको पढ़ेंगे, आलोचना को पढ़ेंगे, को समझेंगे अच्छे से। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।